स्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ हम बात करेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। हमने कहा था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जहाँ पर अगर इनिशियल इक्विलिब्रियम में चेंजेस आ भी जाएं तो वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाते हैं। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, जहाँ पर इनिशियल इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो दोबारा से वो इक्विलिब्रियम के स्टेट को रिस्टोर नहीं कर पाता, बल्कि उससे दूर दूर जाता है। तो ऐसा जनरली आप देखेंगे इन्फीरियर गुड्स या गिफन गुड्स के केसेस में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर डिमांड कर्व आपको अपवर्ड स्लोपिंग और सप्लाई कर्व आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलता है। यानी जो नॉर्मल डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व की शेप है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती हैं। इस चीज़ को हम डायग्राम में देखने की कोशिश करेंगे। पहले मैं डिमांड कर्व की बात करती हूँ। डिमांड कर्व हमने कहा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है जनरली, लेकिन यहाँ पर आपको अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व देखने को मिलेगा। अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व में क्या होता है, जैसे ही प्राइस किसी चीज़ का राइज करेगा वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड भी राइज कर जाएगी। यानी पी नोट जब हमारा प्राइस था तो कंज्यूमर क्यू नोट क्वांटिटी की डिमांड कर रहा था। जैसे ही प्राइस बढ़कर P1 हो जाता है, कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड Q1 हो जाती है। ऐसा किस केसेस में होता है, जहां आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता या लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। और हमें पता है कि गिवन गुड्स कौन सी गुड्स हैं, वे गुड्स हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, फेल हो जाता है। उस केसेस में हमें आपका डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलता है। साथ ही जब आप सप्लाई कर्व की बात करें तो एक बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर लेबर के लिए हम बात करते हैं सप्लाई की। ये वेजेस हैं, यानी लेबर को जो प्राइस पे किया जा रहा है, और ये लेबर सप्लाई है एक्स एक्सिस पर, यानी लेबर कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। जब आपकी वेज रेट W नोट है तो लेबर सप्लाई L नोट है A पॉइंट पर। यदि हम बात करें, यदि हम B पॉइंट पर बात करें तो अगर वेज रेट बढ़कर W1 हो जाएगी तो लेबर सप्लाई बढ़कर L1 हो जाएगी। फिर कुछ समय तक कांस्टेंट चलेगी। उस कांस्टेंट चलने के बाद एक पॉइंट के बाद आप बात करें तो आपका बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व आ जाता है। और इस बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व में क्या होता है, जैसे ही आपकी वेज फर्दर W1 से बढ़कर W2 हो जाएगी, वैसे ही आपकी लेबर की सप्लाई L1 से कम होकर L2 हो जाएगी। और ऐसा क्यों होता है, B और C पॉइंट का यदि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो लेबर के प्राइजेस तो बढ़ रहे हैं, यानी उसकी वेज रेट बढ़ रही है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है। क्वांटिटी कम क्यों हो रही है, जो वो सप्लाई कर रहा है, क्योंकि लेबर के पास एक वेज रेट आ चुकी है जहाँ पर वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो जाता है। और उस वेज रेट के बाद लेबर जो है किस चीज़ को प्रेफर करेगा, लेज़र को प्रेफर करेगा। तो आप देख सकते हैं कि W3 पॉइंट पर आपकी जो वेज रेट होती है, जो D पॉइंट पर है, यहाँ तक आपके यहाँ से शुरू होकर पॉजिटिव स्लोप आपको सप्लाई कर्व मिलता है B तक। यानी जैसे जैसे आपकी वेज रेट बढ़ेगी वैसे वैसे लेबर की सप्लाई बढ़ेगी। उसके बाद कुछ समय B से D के बाद जब आप मूव कर रहे हैं तो आपकी लेबर सप्लाई कांस्टेंट देखने को मिलती है, और D के बाद यदि आप फर्दर मूव करेंगे तो लेबर सप्लाई कम होने लगेगी। यानी D तक लेबर क्या कर रहा था, अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहा था B तक, और जैसे जैसे उसकी वेज रेट बढ़ रही है उसके बाद कुछ समय के लिए वो कांस्टेंट रखता है, क्योंकि उसके लिए वेज रेट जो है वो सफिशिएंट है, उस वेज रेट को वो मेंटेन करना चाहता है। लेकिन उसके बाद भी यदि आप उसको और ज़्यादा वेज रेट देकर उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ करना चाहें तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में लेबर किस चीज़ को प्रेफर करेगा, लेज़र को प्रेफर करेगा, यानी वो आराम करना चाहता है। मान लीजिए एक लेबर से आप 4 घंटे काम ले रहे हैं, 4 घंटे काम लेंगे तो वो कम वेज रेट आप उसको पे कर रहे हैं। उसके बाद आप उसके से 6 घंटे काम ले रहे हैं, उसका वेज रेट बढ़ा देते हैं, तो लेबर 6 घंटे काम करने को तैयार हो जाता है। फिर आप उससे कहते हैं कि 8 घंटे काम कीजिए, हम आपको ज़्यादा वेज रेट देंगे, तो लेबर 8 घंटे तक अपनी सप्लाई बढ़ा देगा। 10 घंटे पर आकर लेबर आपको कहता है कि भाई अब मैं इससे ज़्यादा आपकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकता, 10 घंटे मैं काम करने को तैयार हूँ यदि आप मुझे हायर वेज रेट पे कर रहे हैं। तो 8 से 10 घंटे के बीच में लेबर अपनी वेज रेट, बढ़ती हुई वेज रेट पर अपनी सप्लाई को कांस्टेंट रखता है। और उसके बाद यदि आप कहते हैं उससे कि आप 16 घंटे काम कीजिए, मैं आपको ज़्यादा वेज रेट दे दूंगा, तो ऐसे में लेबर की प्रेफरेंस क्या होगी, 10 घंटे काम करने के बाद लेबर आराम करना चाहेगा, अपनी फैमिली को टाइम स्पेंड करना चाहेगा। इसीलिए लेबर अपनी सप्लाई को घटाकर कम कर देता है, चाहे उसकी वेज रेट कंपैरेटिवली बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, हमने बात की हम डाउनवर्ड स्लोपिंग
सप्लाई कर्व लेके चलेंगे। डाउनवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व मतलब ये जो डिमिनिश होता हुआ हिस्सा है। तो हमने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व लिया है और अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व लिया है, और इन दोनों की सहायता से हमने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व देखने को मिलता है और अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व देखने को मिलता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व और अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व को मैं आपके सामने पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डाउनवर्ड स्लोपिंग हमने सप्लाई कर्व लेबर का वो वाला हिस्सा ले लिया था सप्लाई का, एक तरीके से जहाँ पर लेबर लेज़र को प्रेफर करने लगता है और हायर वेज रेट पर भी अपनी सप्लाई को नहीं बढ़ाता है। तो ऐसे में जब आपका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जब ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को ये ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी प्राइस है और क्यू क्वांटिटी है, यानी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है। ऐसे कंडीशन में यदि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, यानी प्राइस मान लीजिए पी से P1 की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो पी से P1 की तरफ प्राइस शिफ्ट हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो ज़्यादा है, क्वांटिटी सप्लाइड है वो कम है। यानी हायर प्राइस पर भी आपकी डिमांड ज़्यादा है और आपकी सप्लाई कम है, और सप्लाई यदि कम होगी इकोनॉमी में और डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस चीज़ों के बढ़ेंगे, यानी P1 से आप फर्दर किसी हायर प्राइस के लिए मूव करेंगे। इसी तरीके से जब हम नीचे आते हैं, यानी प्राइस P से घटकर P2 हो जाता है, तो प्राइस कम होने पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी सप्लाइड आपके लिए ज़्यादा है और क्वांटिटी डिमांडेड आपके लिए कम है। क्वांटिटी डिमांडेड OQ4 है और क्वांटिटी सप्लाइड OQ3 है। तो क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा होगी और क्वांटिटी डिमांड कम होगी। तो ऐसे में क्या होगा, किसी प्राइस पर क्या हो रहा है, हमारे पास डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई ज़्यादा हो रही है और डिमांड कम है, तो प्राइस क्या होगा, और ज़्यादा फॉल करेगा, यानी P2 से आप नीचे की तरफ किसी प्राइस पर शिफ्ट करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब अपोजिट डायरेक्शन में डिमांड और सप्लाई कर्व आपके वर्क कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में यदि आपका इनिशियल जो इक्विलिब्रियम है, यानी पी प्राइस पर जहां हम बात कर रहे थे, उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो आपकी टेंडेंसी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी, यानी ऊपर की तरफ प्राइस और ऊपर चला जाएगा और नीचे की तरफ यदि प्राइस आएगा तो और नीचे की तरफ जाता रहेगा। तो इक्विलिब्रियम से मूव अवे करने की टेंडेंसी यहाँ पर पाई जाती है।